हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज सरिता। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी की क्लास। हिंदी की फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। पिछला वीडियो जो था टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था। और अब हम देखते हैं गद्य और पद्य से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेड में, जिसमें कि 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है कि एक शिक्षक को किस तरीके से होना चाहिए और उसकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। और 15 क्वेश्चन जो आते हैं गद्य और पद्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन निकालने होते हैं, प्लस कुछ ग्रामर बेस्ड होते हैं। तो आज का जो सेक्शन है वो गद्य और पद्य से हम कुछ क्वेश्चंस निकालना सीखेंगे और ग्रामर के अकॉर्डिंग देखते हैं उसमें आगे क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट नाउ। हिंदी का हम देखते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान रखेंगे आपको इसमें किसी भी तरीके का अपना नॉलेज नहीं लगाना है। आपको इसी गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, उस लाइन टू लाइन आप उस लाइन को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो आंसर्स जरूर मिल जाएंगे आपको आपके गद्यांश में। तो कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसका क्या हो सकता है, एक कॉमन आंसर हम लगा देते हैं और ऑप्शन में मिल भी जाता है आपको। बट आप गद्य के अनुसार देखिए दिया गया आधारित प्रश्नों को का उत्तर दीजिए और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित, गद्य पर आधारित। तो चलिए देखते हैं हम। गद्यांश है हमारा, चलिए पढ़ लेते हैं। 1732 ईस्वी में जब मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जयसिंह को मालवा का शासक बनाया गया। उसे नियुक्त करने का उद्देश्य मराठों को मालवा से भगाना था, लेकिन जयसिंह इस कार्य को करने में विफल रहा और जयपुर लौट गया। इसी समय मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रदेश को सुव्यवस्थित रखने के लिए पेशवा ने जागीर प्रथा आरंभ की तथा स्थानीय सरदारों को जागीर प्रदान की। इसी समय सिंधिया को उज्जैन, आनंदराव पवार को धार, होलकर को मालवा तथा तुकोजी को देवास की जागीरें प्रदान की गई। इस प्रकार सिंधिया, होलकर तथा पवार की नवीन रियासतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नवयुग की पथ प्रदर्शक बनी। इन रियासतों ने मालवा की संस्कृति चेतना को भी प्रभावित किया। 1741 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का संबंध सदा के लिए मालवा से समाप्त हो गया। ये था आपका गद्य। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है 46 क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन तक, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड थे, पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। आप आई बटन पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके नंबर को बनाते हैं। ये क्वेश्चंस आप इजीली कर लेते हो, बट वो टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। 4 ऑप्शन से एक बेस्ट ऑप्शन जो कि हमारा आंसर होता है सही, वो कैसे निकालें। तो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। कौन मालवा में नवयुग के पथ प्रदर्शक बने? अब मालवा में नवयुग के पथ प्रदर्शक कौन बने? मुगल शासक, नवीन रियासत, अंग्रेजी कंपनी, अफीम की खेती। तो 46 क्वेश्चन जो है, देखिए, नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नवयुग की पथ प्रदर्शक बनी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नवयुग की पथ प्रदर्शक बनी। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके गद्य के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो इसमें था उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और आपको यहाँ मिल भी गया। ये नवीन रियासत आपके ऑप्शंस में देखिए, मुगल शासक, नवीन रियासत, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नवीन रियासत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप गद्य को ध्यान से पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखेंगी उसे आप अंडरलाइनिंग करते जाएंगे, जिससे कि वो जब आप दोबारा क्वेश्चन के बाद आंसर आपके अपने गद्य पर जाओ, देखो, तो वो आपको अंडरलाइन हो, जिससे कि वो आपको आसानी से दिख जाए। तो आगे बढ़ते हैं। शब्द विफल का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक मीन्स अपोजिट, विलोम। तो शब्द विफल, विफल का विपरीतार्थक क्या होगा? सफल, फल, असफल और निष्फल। देखिए, विफल का अर्थ ही होता है, जैसे विफल है तो विफल का कहें हम एक तरीके से समानार्थक, तो विफल का समानार्थक होगा असफल और निष्फल। तो ये दोनों तो आपके होंगे नहीं, क्योंकि ये समानार्थक निकल कर आ गए, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब फल, फल आप एक तरीके का ये भी भाव हो सकता है, किसी चीज़ का फल, मतलब रिजल्ट एक तरीके से, और जो फल होता है वो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर वो भाव नहीं है, यहाँ पर है शब्द विफल का विपरीतार्थक। तो आप वैसे भी जान रहे होंगे, विफल का सफल हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, विपरीतार्थक पूछा है, विलोम पूछा है, तो हमें जस्ट उल्टा लिखना है।
विफल का असफल और निष्फल जो होंगे समानार्थक हो जाएंगे। जैसा आपका क्वेश्चन बने वैसा आप कीजिएगा। समानार्थक पूछे तो वैसे, और विलोम पूछा है तो आपका सफल हो जाएगा। राइट ऑप्शन फर्स्ट। प्रथा शब्द से तात्पर्य है, ये सब कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रथा शब्द से तात्पर्य है, देखिए आपको ऊपर एक क्वेश्चन मिला था जो कि आपके अपने गद्य से ही क्वेश्चन निकला था, बाकी सब इस तरीके से, ये भी उसी में मिल जाएंगे आपको वर्ड, पर इसको आपको अपने नॉलेज पर देना है। और आई होप आप लोग इजीली दे लोगे, बट आप आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके जो आपका गद्य था उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरी थी उस पर मिलेगी। प्रथा शब्द से तात्पर्य है, प्रथा शब्द से क्या तात्पर्य? नीति, रीति, व्यवस्था, नियुक्ति। नियुक्ति तो नियुक्ति का कोई तात्पर्य नहीं है, नीति, रीति, व्यवस्था। देखिए प्रथा शब्द से तात्पर्य हमारी है कौन सी प्रथा, मतलब कैसी, ऐसी रीति एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो प्रथा शब्द से तात्पर्य आपका 48 क्वेश्चन का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। प्रथा है मतलब ये रीति रिवाज है, जो पहले से चली आ रही प्रथा है, ये हमारा रीति रिवाज है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। सुव्यवस्थित में उपसर्ग उपयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? देखिए किसी वाक्य के पहले जो एक शब्द लगाकर वाक्य का जो अर्थ बनता है, एक व्यवस्थित अर्थ देने वाला वाक्य निकालने पर भी उसका व्यवस्थित अर्थ रहेगा। तो सुव्यवस्थित में उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है वाक्य के। तो सुव्यवस्थित में व्यवस्थित, देखिए व्यवस्थित में से हम क्या निकाल दें जिससे कि एक आपका सही अर्थ देने वाला शब्द बना रहे। अगर हम सु निकाल देते हैं तो व्यवस्थित, व्यवस्थित एक सही पूर्ण शब्द है। शुभ निकालेंगे तो व्यवस्थित पूरा नहीं निकलेगा, और शुभ्य अगर निकाल देते हैं तो भी व्यवस्थित का अर्थ अपूर्ण हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं है, कोई ना कोई तो जरूर है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ही। सु ऐसा शब्द है जो कि आपका उपसर्ग है भी, और अगर आपको उपसर्ग समझ में नहीं आता है तो कौन सा ऐसा शब्द उसमें से हम हटा दें जिससे कि हमारा उसके बाद जो शब्द है उसका वो जो है उसका भाव पूर्ण होना चाहिए, मतलब वो शब्द अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसके निकालने से शब्द अपूर्ण ना हो। तो सुव्यवस्थित में से अगर हम सु निकालते हैं तो व्यवस्थित जो है शब्द वो अपने आप में पूर्ण है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सु, सु शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपके गद्य से, नवीन रियासतें किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बनी? किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बनी? मालवा की, उज्जैन की, जयपुर की, झांसी की। तो आपका यहाँ पर देखिए आप जाएंगे अगर अपने गद्य में तो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा गद्य में जाके, नवीन रियासतें किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बनी। तो नवीन रियासतें जो थी वो आपकी मालवा की पथ प्रदर्शक बनी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। आपको ये इजीली आपके गद्य में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आपको उस आर्टिकल में मिल जाएगा, इंक्लूड एक लाइन में होगा ये शब्द। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732, बिल्कुल ये भी है, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया था? जसवंत सिंह को, उदय सिंह को, जय सिंह को, मान सिंह को। तो हमने पढ़ा था कि मुगल शासक ने मोहम्मद शाह ने 1732 में जय सिंह को नियुक्त किया था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन देखिए थर्ड है, जय सिंह। ये सब आपकी उसी स्टोरी में, आपके गद्य में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको एक बार ध्यान से देखना होगा लाइन टू लाइन। मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने वहाँ कौन सी प्रथा प्रारंभ की? मालवा पर अधिकार करने के बाद हम अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो हमें याद है, आप भी देखेंगे तो आपको ख्याल होगा कि जागीर प्रथा जो थी, मालवा पर अधिकार करने के बाद वहाँ का जो पेशवा था उसने वहाँ पे जागीर प्रथा प्रारंभ की थी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, जागीर प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा में पेशवा ने किसे जागीर प्रदान नहीं की? किसको किसको दिया, किसको नहीं दिया? तो आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि नीचे दिया था सिंधिया, होलकर, पवार, सबको मिला था, लेकिन भोसले का वर्णन नहीं है वहाँ पे। भोसले को कोई भी जागीर नहीं दिया गया। फोर्थ ऑप्शन है, मालवा में पेशवा ने भोसले को कोई भी जागीर प्रदान नहीं की थी। सिंधिया को दिया गया था, होलकर को, पवार को कोई कुछ क्षेत्र मिला था। इन तीनों का नाम उसमें है। आगे, किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया? तो किस वर्ष मुगलों का संबंध समाप्त हुआ? आप देखेंगे 1732 की बात हो रही थी स्टार्टिंग में, और फिर 1741 की बात हुई थी, 1741 में समाप्त हुआ था। 50
4 क्वेश्चन का 1741 में मालवा से संबंध मुगलों का सदा के लिए समाप्त हो गया। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सब कुछ आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, एक बात बता दूँ आपको कि जब जो स्टोरी होती है, जो हमारा गद्य होता है वो लेंदी होता है, बड़ा होता है, तो उसको पढ़ना, फिर क्वेश्चन में आना, क्वेश्चन के बाद फिर आंसर पे जाके ढूंढना, फिर क्वेश्चन में आना, फिर आंसर को ढूंढना। इससे निजात पाने के लिए मैं आपको बताऊं कि इसको आप कैसे इजीली कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जो हमारा लगता है कि इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको बताया जागीर प्रदान की, एक शब्द को पकड़िए, जागीर प्रदान की, और संबंध मालवा के लिए सदा के लिए समाप्त हो गया, ये पकड़िए, या फिर सन की बात दी गई, किस वर्ष में मोल संबंध। तो ये पकड़ने के बाद जब आप जाएंगे वहाँ पे और अपना पढ़ेंगे, तो जहाँ ये शब्द मिले वहाँ पे आप अंडरलाइन करते जाइए, अंडरलाइन करते जाएंगे पेंसिल से। तो अंडरलाइन करने के बाद जब आप क्वेश्चन को फिर दोबारा देखेंगे तो आप तुरंत पूरा, आपको फिर से पूरा गद्य नहीं पढ़ना होगा, बल्कि आप उस अंडरलाइन पर जो 4-5 वर्ड आपको लगेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ प्रभाव डालते हुए वर्ड आपको लगेंगे, उनको आप अंडरलाइन किए होंगे, तो आप फैक्ट उसी पे जाओगे और 4-5 वर्ड देखने में आपको कहीं ना कहीं एक मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं करती थी और इस तरीके से हमें जल्दी मिल जाता है, थोड़ा समय बच जाता है। पूरा गद्य बार बार 4 क्वेश्चन होंगे तो 4 बार हम गद्य पढ़ेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा समय निकलेगा। तो इस तरीके से आप जो भी आपको लगे कि ये थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, ये क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है, उस पर हम अंडरलाइन करेंगे और फिर उन्हीं 4-5 अंडरलाइन वर्ड्स को देखने से हमारे आंसर निकल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका गद्य तो समाप्त हो गया, अब आपका स्टेंजा है, एक मतलब पोयम है, पद्य है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पद्यांश को चलिए हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इनसे हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। नए समाज के लिए नए जवान हैं, नए समाज के लिए नए जवान हैं, नवीन योजना लिए नया विहान है। रश्मियाँ जगी जगी युगीन चेतना, रश्मियाँ जगी जगी युगीन चेतना, प्राण प्राण में लिए उमंग भावना। हिंद के सभी सशक्त नौजवान हैं, प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हो कभी। हम भाई भाई एक हैं, अलग नहीं कभी, एक मानव जाति की संतान हैं सभी। गांव गांव के विहाग राग में बंधे, राम राज्य के विचार कर्म से सधे। बाजुओं के जोर का हमें गुमान है, बाजुओं के जोर का हमें गुमान है। तो ये थी हमारी कविता, और चलिए इसी में से हम क्वेश्चन को देखते हैं। कविता काफ़ी अच्छी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का उपाय। अलगाव की समाप्ति का उपाय क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पारस्परिक मेल मिलाप, वैचारिक समानता, प्रांतीय एवं क्षेत्रीयता की समाप्ति, उन्नति की के समान अवसर। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोचिए, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाइए कि देशवासियों में अलगाव, मतलब देशवासी हो या घर हो या किसी की भी बात हो, अलगाव की समाप्ति किस तरीके से हो सकती है, अलगाव कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, पारस्परिक मेल मिलाप, वैचारिक समानता, विचारों की विभिन्नता जहाँ होती है वहाँ पे अलगाव की स्थिति बनती है। जहाँ वैचारिक समानता होती है, विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं, वहाँ पर मतलब मेल मिलाप की स्थिति बनती है, मतलब अलगाव की समस्या नहीं रहती। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा वैचारिक समानता। वैचारिक समानता मतलब विचारों की समानता अगर है देशवासियों में, एक को मतलब घर की बात करें चाहे देशवासियों की बात करें, अगर विचारों में समानता है, एक जैसी भावना है, एक जैसी सोच है, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो विचारों में समानता है तो समर्थन करेंगे, और समर्थन करेंगे तो अलगाव जैसी स्थिति नहीं आएगी। तो अलगाव की समाप्ति का उपाय है वैचारिक समानता, विचारों में समानता बनी रहे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे है, भारतीयों को गर्व है। देखिए हम पढ़े थे तो क्या था, भारतीयों को गर्व है भाषा का, राम राज्य का, बाजुओं के बल का, एकता का। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे पढ़े थे कि बाजुओं के बल का हमें गुमान है, क्या बात है, यहाँ पे बाजुओं के जोर का हमें गुमान है। लेकिन यहाँ पे कोई भारतीयों को गर्व है, किस चीज़ का गर्व है? बाजुओं का बल, एक अकेला आदमी। आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं कि बाजुओं के बल का, थर्ड ऑप्शन पे आप जाएंगे। भाषा का और राम राज्य का तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा, बट बाजुओं के बल पर आप जा सकते हैं क्योंकि आपको लाइन में मिलेगा। लेकिन उसका अर्थ निकालिए थोड़ा सा कि बाजुओं के बल का, एक अकेला इंसान कितना भी बलशाली हो वो क्या कर सकता है। हाँ, बाजुओं के बल का हमें गुमाना, हमें अर्थात हम सभी, मतलब कई लोग हों, तो वो दर्शाता है एकता को। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा एकता को। भारतीयों को गर्व है कि वो, उनके बाजू का बल, वो सभी एकत्रित हो जाए तो उनके बाजू में इतना बल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा। एकता को इंगित करता है कि हमें गुमान है, हम भारतीयों की बात हो रही है, न किसी एक की हो रही है।
तो राइट ऑप्शन फोर्थ। राम राज्य का अर्थ है, राम राज्य का अर्थ क्या होता है भाई बताइए। राम राज्य का अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे, सबको समान सुख, वैचारिक संपन्नता, शैक्षिक शक्ति और संपन्नता। सिर्फ शैक्षिक शक्ति, संपन्नता, सिर्फ संपन्नता, वैचारिक संपन्नता और सबको समान सुख। राम राज्य का अर्थ यही होता है सबको। राम राज्य में के समय क्या चीज़ था कि सबको एक समान देखा जाता था, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी अमीर नहीं था, सब एक जैसे थे और सबको समान सुख की बात जहाँ होती है वहाँ राम राज्य की बात होती है कि राम राज्य है यहाँ पर, तो सभी बहुत खुशी हैं, सुखी हैं। तो आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सबको समान सुख। नया विहान का अभिप्राय है नया देश, नया युग, नई सभ्यता या नई संस्कृति। तो नया विहान, विहान का अर्थ क्या होगा। नया विहान से एक नए युग के निर्माण की बात हो रही है। नया देश नहीं होगा, नई सभ्यता या नई संस्कृति के उत्पन्न होने से कुछ नहीं होना है, एक नए युग की बात हो रही है। तो नया विहान का अभिप्राय हो जाएगा नया युग। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। सॉरी, नया विहान का अभिप्राय हो जाएगा नया युग। चलिए, नया विहान देश में क्या लाया है, नया विहान की बात करें कि देश में क्या लाया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नया विहान देश में क्या लाया है। क्वेश्चन हमारा नई रोशनी, अंधकार का विनाश, नए आविष्कार या योजनाएं। 59 क्वेश्चन जो है ये मतलब क्या लाया है नया विहान। तो देखिए अगर हम अपनी कविता में चलें तो आपको मिलेगा अलग नहीं कभी हमें गुमान है कर्म का विजय, क्षेत्रवाद हो कभी नौजवान भावना उमंग, रश्मियाँ जगी जगी युगीन चेतना, प्राण प्राण के लिए उमंग भावना, हिंद के सभी सशक्त नौजवान है, प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हो कभी। यहाँ पर देखिए बात अगर करें तो योजनाओं की बात हो जाएगी। यहाँ पे नया विहान देश में क्या लाया है, नई रोशनी लाया है, अंधकार का विनाश किया है, नए आविष्कार और योजनाएं। तो 59 क्वेश्चन जो है योजनाओं की तरफ ज़्यादा हम बेस्ट जा सकते हैं, पर कविता में कहीं इसका भाव दिख रहा है। नवीन योजना बिल्कुल देखिए नए समाज के लिए नए जवान है, नवीन योजना लिए नया विहान है, बिल्कुल राइट यहीं पे हो जाएगा आपका। देखिए नवीन योजना लिए नया विहान है, ये जो नया विहान है ये क्या लेकर आया है, नई नवीन योजना लिए। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नवीन योजना लिए नया विहान है, योजनाएं। देखिए बिल्कुल जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है आप अपने गद्य में या पद्य में आपका जो स्टेंजा है या स्टोरी है उसमें जा करके उसको कंफर्म कर लीजिए कि क्या हो सकता है बेस्ट, जो कि क्योंकि आपको बिल्कुल सही करके आना है, एक नंबर आपको गंवाने नहीं है। तो यहाँ पे योजना हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल प्रूफ हमने देख लिया कि कविता में था। अब गुमान का समानार्थक अर्थ है, गुमान का समानार्थक अर्थ क्या होगा। समानार्थक जैसा मैंने बताया, समानार्थक का मतलब वही अर्थ देने वाला। तो गुमान हो जाएगा घमंड, क्रोध, नाराजगी और भला। तो गुमान का अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे, घमंड हो जाएगा। गुमान को हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्रोध नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी, भला नहीं होगा। अगर गर्व होता यहाँ पे शब्द तो गर्व ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ घमंड लिखा है तो घमंड ही सही, घमंड होगा, क्रोध और नाराजगी और भला नहीं होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो गया 60 का हो गया यहाँ पे घमंड। तो गुमान का समानार्थक अर्थ घमंड है, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। फिर 60 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूरे हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो गद्य और पद्य से किस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप उस पर पॉइंट कर लीजिएगा, मतलब उस पर एक अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, वो आपको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप उसको करेंगे अगर एक लाइन लगा के तो आपका ज़्यादा समय नहीं खर्च होगा। और इस तरीके से आप देखिए यूट्यूब पर देखिए हमारे वीडियोस और उसके तरीके को सीखिए, मेरे तरीके को सीखिए कि मैं किस तरह करती थी। उसको करने के जस्ट बाद आप सोने से पहले एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार अपना एक प्रैक्टिस सेट कीजिए, नहीं ज़्यादा तो 30 क्वेश्चन ही कीजिए बस, बट उसको मेरे बताए हुए तरीके को उस पर लगा के उस पर अप्लाई करके देखिए कि किस तरीके से होता है। आई होप आप बेहतर कर पाएंगे। आप वीडियोज़ देखिए उसके बाद उस तरीके को उस पर अप्लाई कीजिए, इस तरीके से आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। फर्स्ट बार में आप अपना सिलेक्शन कर पाएंगे, आप अपना क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम। अगर फर्स्ट बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आएँ हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। और जो दोस्त निराश हैं 2-3 बार से नहीं कर पा रहे हैं, मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स आप आजमा के देखिए मेरा तरीका, आप बिल्कुल इस बार सिलेक्शन आपको मिलेगा। इस बार आप
सीटेट तो क्लियर कर ही जाएंगे और 90 एबव आप ले आएंगे, 100 भी ला सकते हैं आप अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।